हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के। आपके सामने नोट्स ओपन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के, लेकिन इसमें से मैं इम्पॉर्टेंट जो है उसकी बात करूंगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में सबसे पहले जो स्टार्ट होती है बात वो होती है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की बातों से। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए। फिजिकल चेंज में देखो लिखा हुआ है मेन मेन चीज़ इसके अंदर कि बेसिकली फिजिकल चेंज होते क्या हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस, इस मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, रिवर्सिबल होता है ये जनरली, और कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इसमें नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पे है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया नॉर्मली फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, अब है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के लिए नॉर्मली होता है कि इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये रिवर्सिबल। नॉर्मली जो है फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते थे, बल्कि जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होगा। और इसका एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये जो है एक तरह का केमिकल चेंज के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि केमिकल चेंज में, यानी केमिकल चेंज हो उसी से केमिकल रिएक्शन की जो बात है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो उसकी में एक और टर्म है, उस टर्म को भी देख लेते हैं। जैसे कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट के लिए आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटलिस्ट एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब अगर खुद इसको कंज्यूम ना करके और ये केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बन में पढ़ा होगा कि कार्बन में KMnO4 का इस्तेमाल हुआ है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कैटलिस्ट के तौर पे निकेल का इस्तेमाल हुआ है। तो निकेल हो गया, पैलेडियम हो गया, सब कैटलिस्ट का काम कर रहा है कैटलिस्ट। और ये किसी किसी रिएक्शन जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सब सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। तो जो रिएक्शन को जल्दी करवा देगा वो क्या कहलाएगा, वो नॉर्मली कैटलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नॉर्मली आपने पढ़ा भी होगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस देन दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं इसके नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ध्यान रखना है चेंज इन स्टेट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, चेंज इन स्टेट ये याद होना चाहिए आपको, चेंज इन स्टेट उसके एग्जाम्पल। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर उसके एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन कलर, इन सबके एग्जाम्पल खास करके आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो, फिर पेपर में हो सकता है एग्जाम्पल ही डायरेक्ट आपसे पूछ ले, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अंदर आप आराम से बता दोगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ ये भी याद रखना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब री एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, एमसीक्यू अगर रहेगा तो, कि रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या नहीं होते। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। इक्वेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन की क्या होती है। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नॉर्मली वैसे अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड होते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जिसको हम नॉर्मली इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस्ड जब नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम ना हो तो स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जब रिएक्शन के मतलब रिएक्टेंट पार्ट में भी, रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ CaO, ठीक है, और प्लस में लिखा हमने H2O, तो इसमें CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो लेफ्ट पार्ट है, एरो के लेफ्ट वाले पार्ट को, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। ठीक है, और नॉर्मली जो प्रोडक्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जो नॉर्मली ये जो पार्ट है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या, पता चल गया आपको आई थिंक। एक सेकेंड, अब देखते हैं जरा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का इस तरह से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद कॉम्बिनेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, डिकम्पोजिशन के तीन टाइप्स होते हैं, केमिकल सॉरी थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। तो ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपको।
है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन के टाइप्स हैं। और रिएक्शन के टाइप्स में भी अगर इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, तो नॉर्मली जो रिएक्शन के टाइप्स इम्पोर्टेंट है, मैं उस पे थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ बताने की। जैसे डिकम्पोज़िशन रिएक्शन जो है वो नॉर्मली इम्पोर्टेंट माना जाता है काफ़ी। डिकम्पोज़िशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर अच्छा, ये जो तीनों पार्ट है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, ठीक है? और डबल डिस्प्ले यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है। इनके खास करके एग्ज़ाम्पल्स आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम्पल आपको याद रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये समझने में। बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इससे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेली लाइफ एग्जांपल कभी-कभी पूछ लिए जाते हैं। एक्ज़ोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, इनके डेली लाइफ एग्जांपल्स से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें से क्वेश्चन तो, क्योंकि पूरे चैप्टर में 70% सिर्फ टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ही है, तो टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे डेफिनेशन के फॉर्म में हो, चाहे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हो, डेली लाइफ एग्जाम्पल के फॉर्म में हो। अब आगे मैंने सारे रिएक्शन को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल। तो ये इसके नोट्स हैं, ठीक है? एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। लेकिन मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की बात करूँगा, वो बात करूँगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, ठीक है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ जनरली कि एजीसीएल वाले का एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। एजीसीएल, एजी और सीएल2 में ब्रेक होता है। इसमें काफ़ी चीज़, अभी मैं आपको लास्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं चैप्टर बता देता हूँ, आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से बना रखा है, तो उसके आपको उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखाऊँगा। रिएक्शन के एक्सप्लेनेशन, हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये रिएक्शन, इसके बारे में पहले बता दूँ कि एजीसीएल के बारे में, जब एजीसीएल ब्रेक होता है तो ये एजी और सीएल2 में ब्रेक होगा। इसके बारे में 3, 4, 5 बातें आपको अच्छे से याद रखनी हैं। जैसे कलर के बारे में, तो एजीसीएल व्हाइट से क्या हो जाएगा, ग्रे बन जाता है, ठीक है? एजीसीएल व्हाइट पीपीटी होता है नॉर्मली, ठीक है? तो व्हाइट से ग्रे हो जाएगा। उसके बाद ये रिएक्शन, इसका एप्लीकेशन एक है, इसका एप्लीकेशन है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, इसका एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन में याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यानी यूज़ होने वाला है, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर ये आता है कि ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। एजीसीएल क्या है? लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है। एजीबीआर भी लाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, तो लाइट सेंसिटिव कंपाउंड का नाम लिखिए तो एजीसीएल, एजीबीआर। ये लाइट से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए पता है कि इसको लाइट से अलग रखा जाता है, मतलब इसको डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है। बिकॉज़ अगर ये, क्योंकि लाइट सेंसिटिव है तो लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, डार्क बॉटल में इसको जो है स्टोर करके रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एजीसीएल वाले रिएक्शन के लिए याद रखना है ध्यान से, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर से ज़रूर याद करनी है। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पिछले वीडियो के लिंक में भी दे दिया था, और मैं इस वीडियो के लिंक में भी रिएक्टिविटी सीरीज दे दूंगा, क्योंकि मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का मैंने वो बना रखा है, एक ट्रिक बना रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का मैंने एक ट्रिक बना दिया है, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको थोड़ा-सा मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूँ, ये इतना मतलब है नहीं, बट इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज़ लोग इसको छोड़ देते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ना हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। अरे क्या है, ये रिएक्शन आएगा नहीं इस तरह से ना, तो प्रेसिपिटेशन याद रखिएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है? और प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। प्रेसिपिटेट है क्या? तो वो इस वाले एरो में मैंने दिखाया है, देखो इस वाले एरो में दिखाया है कि अ प्रेसिपिटेट इज़ अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसा होता है प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे BaSO4 प्रेसिपिटेट है, PbI2 प्रेसिपिटेट है, येलो पीपीटी है, BaSO4 व्हाइट पीपीटी है। तो कुछ पीपीटीज आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये था हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट और आगे देखते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता, ठीक है, या हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता। इसके बारे में एक और चीज सुन लो कि इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, तो सिंपल सा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है? और रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन। उसके बाद ये तो डेफिनेशन में है ही कि ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है? ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों होता है, कि यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और रिडक्शन रिएक्शन भी होगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शंस होंगे इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं
इसके देखो नोट में, मतलब यहाँ पे मैंने नोट इसलिए लिखवा रखा है कि कॉपर और ऑक्सीजन दोनों को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और ऊपर से ये वाला जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो सेकंड एरो जो मैंने लगाया है यहाँ से काफी बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, देखो ऐसा सब्सटेंस जिसके अच्छा, ये सारी चीजें ना आपको रिएक्टेंट से उठाना है। देखो ये सारी चीजें आपको रिएक्टेंट से उठाना है। देखो ये रिएक्शन है और ये इसका रिएक्टेंट को मैंने घेर दिया। रिएक्टेंट में जिसके पास ऑक्सीजन हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर है, यानी कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइज मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन आ गया वापस। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, अब देखो H2 के साथ आ गया O, इसका मतलब H2 के साथ अगर O आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा, H2 होगा। और रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा, रिड्यूस सब्सटेंस होगा कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूस सब्सटेंस होगा कॉपर ऑक्साइड। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है रिएक्शन में, ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ये पूरा ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोरोजन के बारे में आप देखते हैं, कोरोजन क्या है। अब बात करते हैं कोरोजन क्या होता है। जब मेटालिक सब्सटेंस को, जब कोई भी मेटालिक सब्सटेंस को अगर हम नॉर्मली उसके अंदर डालते हैं, खुले में छोड़ देंगे नॉर्मली लॉन्ग टर्म तक, अगर आप इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में अगर आप छोड़ेंगे तो क्या हो जाता है कि उसके ऊपर एक थिक लेयर जम जाती है और उस थिक लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। उस प्रोसेस को कोरोजन। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, आप ध्यान से देखिएगा आप लोग कि कोरोजन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है मैंने। व्हेन मेटालिक बॉडी इज लेफ्ट आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड वाटर, ठीक है। वाटर मॉइस्चर एक ही चीज़ है तो वाटर मत लिखना चलेगा। इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर देन अ थिक लेयर इज कोटेड ऑन देम नोन एज कोरोड एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिल्वर का ब्लैक लेयर हो जाना, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर का हो जाना एग्जाम्पल है। रेडिश ब्राउन ऑफ द आयरन, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इससे याद आया, देखो रस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। देखो Fe2O3.NH2, यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो रस्ट का फॉर्मूला आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, बिकॉज पेपर में सीधा सीधा एमसीक्यू में आ सकता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन सेम है, अगर आप कोरोजन की डेफिनेशन याद करते हो तो सेम टू सेम रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं जरा कि कॉजेस, ठीक है, मतलब इसकी वजह से, रस्टिंग की वजह से या फिर कोरोजन की वजह से क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहले क्या है, डैमेज ऑफ कार बॉडीज, डैमेज ऑफ आयरन बॉडीज, डैमेज ऑफ शिप्स, ठीक है, डैमेज ऑफ आयरन रेलिंग्स या फिर ब्रिजेस, और भी बहुत सारे इसके जो है मतलब डिमेरिट्स हैं, इसके कॉजेज हैं। प्रिवेंशन क्या है, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, ऑयलिंग और तो इस क्रोम प्लेटिंग, ये सब चैप्टर 3 में ना इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इन चीज़ों को चैप्टर 3 में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे नहीं होगी। अब रेंसिडिटी आपने पढ़ा होगा, रेंसिडिटी जब खाने को फूड आइटम, ऑयली फूड आइटम्स को खास करके, ना फूड आइटम या कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ऐसे फूड आइटम जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है, अगर उसको बाहर खुले में इन कांटेक्ट ऑफ एयर और मॉइस्चर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा कि वो जो है जनरली ख़राब हो जाएगा, टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। और रेंसिडिटी से नॉर्मली क्या होता है, रेंसिडिटी, एक तो खाना ख़राब हो गया हमारा, और उसके बाद प्रिवेंशन क्या है इसका, सर बचा कैसे सकते हैं, तो उसके लिए एडिंग ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। और उसको फूड को हम लोग जनरली एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, है ना। और जैसे चिप्स बैग को नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया जाता है, पैक किया जाता है, जो चिप्स के पैकेट आते हैं वो आपको उसमें फुले हुए नजर आएंगे, मतलब हवा भरा हुआ लगेगा जैसे, उसमें तो नाइट्रोजन गैस होते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीजन की जगह ना हो और ऑक्सीजन उसमें जा ना सके, ठीक है, जिससे खाना खराब ना हो, मतलब उसके अंदर का फूड जो है उसको हम नॉर्मली रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ गैसेस की पहचान आप लोग याद रखेंगे, ये मैंने कुछ गैसेस की पहचान यहाँ पर लिख रखी है। कुछ गैसेस की पहचान है वही, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है? पॉप साउंड देगा ये बर्निंग कैंडल के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है एक्सटिंग्विश विद बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को क्या कर लेगा? एक्सटिंग्विश कर देगा, बुझा देगा। ऑक्सीजन की पहचान क्या है? ये बर्निंग में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक और पहचान मैं आपको बताऊं कि लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक और पहचान क्या है? ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है? मतलब जब लाइम वाटर में हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा मिल्की। अब ये जो मैंने बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि इक्वेशन और कुछ उसके डिटेल्स हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप भी कोशिश कीजिएगा बना ले, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कुछ इक्वेशंस के डिटेल, इक्वेशन लिखा हमने और हर चैप्टर से ऐसा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? जैसे मैंने कुछ इक्वेशन ली, जैसे पहला इक्वेशन लिखा मैंने ये, देखो पहला इक्वेशन मैंने ये लिखा, तो इस इक्वेशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थे हमारे पास हमने नीचे लिखवा दिए, ठीक है? अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे पहला टाइप यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके बाद क्या, कि मैग्नीशियम बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? और मैग्नीशियम किस के प्रेजेंस में बर्न करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है। फिर अगला इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। फिर अगला इन्फॉर्मेशन क्या है? मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड्स विद अ वाइट डिजलिंग फ्लेम, कि मैग्नीशियम रिबन डिजलिंग, अब डिजलिंग फ्लेम याद रखना ध्यान से कि डिजलिंग फ्लेम के साथ कौन बर्न होता है? तो मैग्नीशियम। उसके बाद है लास्ट की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, भी इसका ये कि ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल है, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है? और एक और चीज लास्ट में याद रखना, ये देखो यहाँ पे ये चीज और, कि वी क्लीन इट बिफोर बर्निंग, मतलब अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना तो आपको क्लीन करना पड़ेगा टू रिमूव द क्या नाम है, लेयर ऑफ ऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम वाले ये जो इक्वेशन है Mg+O2 MgO, इससे रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स, इसलिए कि अगर पेपर में कहीं से भी पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो इजली इस इक्वेशन के बारे में। अगला जो इक्वेशन है वो नॉर्मली हमारा, जैसे एग्जांपल एक आध मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको सभी लिखना पड़ेगा और सभी एटलीस्ट याद कर लो इक्वेशन तो, ठीक है? PbNO3 का, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि PbI2 येलो पीपीटी होता है और PbI2 इसमें येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड, तो ये इसके क्या हो गए? इन्फॉर्मेशन हो गए। तो हर इक्वेशन के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखे हैं, देखिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? हर इक्वेशन के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होंगे आपके पास, ठीक है? ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो कर दूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा, ठीक है? ये सारे इसके क्या है, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लीजिए, ये आपका है आ, सारे इन्फॉर्मेशन ऑफ चैप्टर 1 स्पेशली, और उसके डिटेल्स, ठीक है? उसके डिटेल्स, ये सारा नोट्स, ये सारा नोट्स है चैप्टर 1 के, यानी केमिकल रिएक्शन के नोट्स हैं सारे के सारे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो, आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ही शेयर, मतलब नॉर्मली ये ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब उस पर गाइडलाइंस पे फिट बैठेगा और ये काफ़ी लोगों तक पहुँच सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।